सो हेलो डियर लॉ स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लॉ अपग्रेड। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, सो फर्स्टली सॉरी फॉर दैट, बट आगे से ये जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहने वाली है। और आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज से हमारी जो चैनल है लॉ अपग्रेड, उस पर जो है CS से रिलेटेड भी वीडियोज़ आने वाली है। CS में कंपनी सेक्रेटरी। ओके, तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ड्यू LLB 2025 को लेकर रहने वाला है। उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसकी रिगार्डिंग रहने वाला है। सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये जो वीडियोस लोग देख रहे होंगे या तो वो बिगनर्स होंगे जो पहला अटैम्प्ट देने वाले हैं, या फिर आप री अटैम्प्ट दे रहे होंगे। सो इसलिए मैं बेसिक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहूँगी। सो आज जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं ड्यू LLB 2025 को लेके। तो मैं बता दूँ कि पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ड्यू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो जो है वो अपना स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट लेती थी LLB को लेकर। लेकिन अब जो है वो CUET के अंडर आ गया है। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसी के अंडर जो है वो अब ड्यू LLB का एग्जामिनेशन होता है। अगर पहले की बात करूँ तो पहले जो ये ड्यू LLB का एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में होता था, बट अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपनी क्वेरीज को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये ड्यू LLB CUET का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कौन कंडक्ट कराता है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। तो जो NTA है, जिसे हम लोग जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बोलते हैं, वो करवाती है कंडक्ट। और ये जो है वो साल में एक ही बार होता है। कवर करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सो ये जो एंट्रेंस है इसके लिए जो है जिन्होंने भी बैचलर्स डिग्री की हो किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स को, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें UR कैटेगरी का या जनरल कैटेगरी का, तो आपको मिनिमम जो है वो एग्रीगेट 50% जो है वो आपकी ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए। और अगर हम लोग OBC CW PW की बात करें तो 45% होना चाहिए और 50% इज़ फॉर EWS ऑल्सो। ओके, ST ST के लिए जो है वो 40% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट होनी चाहिए। अपनी जो है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उनकी क्वेरीज रहती हैं कि अगर हमने जो है वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री की हो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो क्या हम इस एग्ज़ाम को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबल हैं। एग्रीगेट बस आपको जो है वो मिनिमम जो मार्क्स क्राइटेरिया है उसे जो है वो फॉलो करना होगा, आपको वो कंप्लीट करना होगा, बाकी आप एलिजिबल हैं। ताकि से भी किया, चाहे आपने जो है वो इग्नू से किया हो या सोल से किया हो, जिसे हम SOL भी बोलते हैं ड्यू का, उससे भी आप जो है वो एलिजिबल होते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपनी जो क्वेरीज हैं वो कमेंट में बताते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है एज लिमिट को लेकर। तो LLB का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी कोई भी जो है वो मैक्सिमम एज नहीं होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 18+ है, वो आपको पता ही है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा है, वो है एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है, ये 2 आवर्स का होता है। MCQs बेस्ड होता है, 100 इसमें क्वेश्चन आते हैं और 400 मार्क्स का होता है। मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। डन। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ईच रॉन्ग के लिए जो है वो आपके 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि अगर आपको ये PDF एज अ पोस्ट देखनी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.lawupgrade.com। ठीक है। और आगे भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, उसका लिंक आएगा या कोई नोटिफिकेशन आती है, वो जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पे अप टू डेट करती रहती हूँ। तो वेबसाइट को फॉलो करना भी ना भूलेगा। वेबसाइट पे जाके वहाँ का जो फॉलो बटन है वो क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी न्यू अपडेट्स की। तो चलिए आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस में जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं ईच सेक्शन वाइज, और मैं इसके एक स्पेसिफिक अलग से भी वीडियोस लेकर आ जाऊँगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से टॉपिक का जो है वो वेटेज ज़्यादा होता है एंड ऑल दो स्टफ। ठीक है। तो अभी जो है वो हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन होता है और इसमें जो है वो सेक्शंस
होते हैं, लेकिन कहाँ से कौन सा टॉपिक और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता है। तो आपको जो है वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जो है वो पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चाहिए, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस। करंट अफेयर की बात करते हैं हम लोग, तो हमें जो है वो करंट इवेंट पढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही। देन जीके पढ़ना चाहिए, हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि जो DOLLB का स्पेसिफिकली एग्ज़ाम होता था उसके अंदर लॉ का वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी जो है ये जनरल पेपर की तरह ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि लीगल सेक्शन बिल्कुल ही हटा दिया है, लेकिन बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी तो है, तो हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो चलिए, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग, जिसे हम एनालिटिकल एबिलिटीज़ बोलते हैं। सो एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगा, सीरीज आएगी, ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन आएगा। अगर हम लोग बात करें हमारे लीगल सेक्शन का और एप्टीट्यूड सेक्शन का, तो उसमें जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल टर्म, जुडिशरी, लीगल मैक्सिम और इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रिंसिपल होते हैं, इन प्रिंसिपल एंड फैक्ट से रिलेटेड टू लीगल वो आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन ही भरना होता है, एनटीए के साइट से भरना होता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको बता दूँगी कहाँ से भरना है। उसके बाद जो है वो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका जो भी पासवर्ड होगा उससे जो है वो लॉगिन करना होता है। फर्स्टली आप रजिस्टर करेंगे, देन लॉगिन करेंगे, देन जो है वो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे फिलअप करेंगे, अपनी जितने भी क्रेडेंशियल होंगे उनके साथ, जितनी डिटेल्स होंगी उनके साथ। उसके बाद जो है वो अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, अपने साइन को, थंब इम्प्रेशन को, सिग्नेचर को, उनको अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो है वो आप फीस पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन कर सकते हैं आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से। आप उसके बाद जो है वो सबमिट करेंगे और उस फॉर्म का जो है वो प्रिंट आउट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के रेफरेंस के लिए आप बिल्कुल रखें उसे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन फ़ीस। तो जनरल, OBC और CW की जो है वो 750 रहने वाली है, और ST ST PS की जो है वो 300 रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस साल जो है वो एग्ज़ामिनेशन का जो फॉर्म आया था वो आया था जनवरी की मिड से लेकर फ़ैब तक हुआ था, और मार्च में जो है एग्ज़ामिनेशन हुए थे। बट इस साल जो है वो इलेक्शन भी था, तो नेक्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा डिफर हो सकता है, इसलिए मैंने जो एक्सपेक्टेड आपकी डेट ली है एप्लीकेशन फॉर्म की वो जनवरी टू मार्च ली है। ठीक है, और बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अप टू डेट करती रहूँगी। बाकी चीज़ें जो जैसी हैं वो आएंगी, मैं आपको बताती रहूँगी। तो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो में बने रहिएगा, और आगे भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।